प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर माधवी प्रियदर्शी आज आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ संख्या 5 की व्याख्या कर रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। बच्चों, यह पाठ निबंध विधा में है, अर्थात यह कोई कहानी या कविता नहीं है, बल्कि चिट्ठियों पर लिखा गया निबंध है। इस पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि चिट्ठियों की उपयोगिता क्या है। हालांकि वर्तमान समय में जो सुविधाएं आ चुकी हैं या जो सुविधाएं दी जा रही है, उन सब के बीच चिट्ठियों का महत्व लोग कम समझने लगे हैं। खास करके बच्चे इस बात का महत्व नहीं जानते कि चिट्ठियों की क्या उपयोगिता है। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यही बताना चाहा है कि चिट्ठियों की उपयोगिता क्या है, पत्र को भिन्न भिन्न भाषाओं में किस किस नाम से जाना जाता है, पत्रों की सीमा रेखा क्या है, अर्थात पत्र किस सीमा रेखा में बंधे होते हैं आदि। इस तरह की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आज इस पाठ में पढ़ेंगे। लेखक बताते हैं कि पत्रों की दुनिया भी अजीब होती है, उसकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी। यानी जब पहले कोई मोबाइल या फ़ोन नहीं होते थे तो बहुत पहले से ही पत्र का आने जाने का सिलसिला चलता रहा है। आज संचार का आधुनिकतम साधन उपलब्ध हो गया है, फिर भी पत्र जैसा संतोष और पत्र जैसी संतुष्टि किसी फ़ोन या एसएमएस से हमें नहीं मिल पाता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे इसमें राजनीति हो, साहित्य हो या कला के क्षेत्रों में भी जितने भी विवाद हुए या जितनी भी नई घटनाएं हुई, उन सब के जड़ में देखा जाए तो पत्र ही होते। यानी पत्रों के माध्यम से ही ये सारी चीज़ शुरू होते थे। ठीक है, दुनिया का तमाम साहित्य पत्र पर ही केंद्रित हुआ करता था और मानव सभ्यता का विकास भी इन्हीं पत्रों से ही हुआ है। पत्र को चाहे जिस नाम से भी जाना जाए, उसका भाव हमेशा सदा एक सा ही होता है। हालांकि पत्रों को अलग अलग भाषाओं में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप उर्दू में कहें तो भाई पत्र को खत कहा जाता है, संस्कृत में इसे पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागद, तो तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है। उत्तरम कहें, जाबू कहें या लेख कहें, और फिर तमिल में इसे कार्डिद कहा जाता है, कार्डिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते भाई, जो कि एसएमएस को हम लोग नहीं रख पाते हैं ना। एसएमएस जब हमारे पुराने होते हैं या फिर फ़ोन से जब हमारा जो बातचीत होती है, उन बातचीत को हम लंबे समय तक नहीं संभाल कर रख पाते, लेकिन पत्र जो होते हैं वो कई वर्षों तक सहेज कर या संभाल कर रखे जा सकते हैं। यह सच है कि पत्र का अपना एक दायरा होता है। इसमें सबका पत्र लेखन कला भी है। एक पत्र लिखना तो एक सचमुच में कला है, और हर एक पत्र का अपना दायरा भी होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र आज भी एक दूसरे जगह पहुंच रहे हैं, है ना, और वो अपने गंतव्य ठिकानों तक पहुंचते जहां उन्हें पत्र जाना था। ये आज भी सिलसिला चल ही रहा है ना। ऐसा नहीं कि हम जो फ़ोन देख रहे हैं तो इससे हमें ये लगता हो कि भाई पत्रों का तो महत्व ही कम, अब तो कोई पत्र लिखता नहीं, लेकिन ये बात सच नहीं है। अभी भी विश्व भर में कई पत्र आते जाते हैं। भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक से आती जाती है ना, जो ये साबित करती है कि पत्र की आज भी उतनी ही अहमियत है। बहुत पहले पत्र कैसे आते जाते थे, इस बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 ईस्वी में लिखा था। वो भी पत्र में उन्होंने लिखा होगा या फिर किसी तरह से उन्होंने बताया कि हजारों साल तक संचार का जब कोई साधन नहीं था, तब लोग तेज घोड़े से संदेश भेजा करते थे, पत्र उनके माध्यम से भेजा करते थे। उसके बाद फिर जब पहियों का निर्माण हुआ तो हमारे यहाँ संचार के कई साधन भी उपलब्ध हो गए, प्लस बहुत सारे ट्रांसपोर्ट भी इसमें आ गए। पहिए के कारण बहुत सारी गाड़ियां हुई। तो जब इसके बाद फिर लोग पत्र को और शीघ्र भेजने के लिए रेलवे और तार से भी भेजने लगे। ठीक है ना, तार ने तो रेलों से भी और तेज गति से संवाद पहुंचाने के, तार को हम टेलीग्राम कहते हैं, और ये रेल के माध्यम से जो पत्र आते थे उससे भी ज़्यादा स्पीड में पत्र पहुंचते थे। पहले पत्र पहुंचने में 1 सप्ताह लग जाते थे, उसके बाद जवाब जब आता था तो फिर 1 सप्ताह वापस उसका जवाब आने में लगता। इस तरह से एक पत्र के आने जाने में, यानी एक बात संवाद पूरा होने में 15 दिन का समय लग जाता था। लेकिन पहियों के निर्माण के साथ साथ हुआ कि इसमें अब कम समय लगने लगा। ठीक है, तार तो इससे भी कम समय लेता है। इस तरह से पहियों के निर्माण से हुआ क्या कि पत्रों की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है,
इन सब चीज़ों के बाद और तेज गति से संवाद पहुंचाने के लिए टेलीफोन, वायरलेस और फिर रेडार, ये सब प्रारंभिक किया गया है ना। इनसे क्या होता है कि पत्र या जो आप जो संवाद भेजना चाहते हैं वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाता है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला का रूप ले लिया था। यानी पिछली शताब्दी मतलब जब आपकी 20वीं शताब्दी थी, अभी हम 21वीं शताब्दी में है ना, तो जो 20वीं शताब्दी थी उसमें पत्र लेखन एक कला के रूप में ले, यानी पत्र लोग लिखते ही थे। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास भी किए गए, है ना। संस्कृति विकसित करने के लिए भी स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया। तो आप देखते होंगे बच्चे कि अब चाहे कितना भी मोबाइल फ़ोन से या कैसे भी बातचीत कर ले, लेकिन फिर भी आपके कोर्स में ये चीज़ दिया जाता है कि भाई पत्र लेखन, जिसमें आपको 2 तरह के पत्र सिखाए जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र सिखाए जाते हैं ना। तो ये औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र, ये भी पत्र का प्रकार ही है और इसे पत्र लेखन के नाम से हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं और सीखते हैं, ठीक है ना। और ये भारत की ही बात नहीं है बल्कि दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं, यानी पत्र लेखन का विषय रहा है और लोगों को पत्र लिखने के लिए सिखाया जाता रहा। विश्व डाक संघ जो है, ठीक है ना, उसने तो अपनी ओर से बहुत प्रयास किया कि लोगों को पत्र लिखना सिखाया जाए, है ना, पत्र का व्यवहार होता रहे। अब विश्व डाक संघ ने क्या प्रयास किया भाई, तो बताते हैं कि विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, यानी जिनका एज 16 ईयर से कम है, ऐसे बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया। ये शुरू किया गया 1972 मतलब 72, ठीक है ना। तो 72 में से ये शुरू किया गया। यानी अब आजकल क्या होता है कि पत्र लेखन प्रतियोगिता कराई जाती, जिसमें कौन बहुत अच्छा लिखता हो, तो इस तरह से प्रतियोगिता के माध्यम से उनमें पत्रों के प्रति रुचि जगाई गई, बल्कि वो लिखने के लिए सिखाया भी गया, है ना। और ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हम मानते हैं कि आज हमारे जो महानगर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ लोग पत्रों के माध्यम से संवाद भेजना या प्राप्त करना उतना सही नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये समय की बर्बादी है या फिर बहुत टाइम टेकिंग है। तो इस तरह से तो इसके कारण से क्या, उनकी इसी सोच के कारण से हमारे महानगरों में और बड़े शहरों में पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, यानी लोग इसका कम व्यवहार करने लगे। पर गाँव की दुनिया में, यानी जो देहाती दुनिया है, वहाँ आज भी चिट्ठियों से ही काम चल रहा है। वहाँ आज भी लोग फ़ोन और मोबाइल SMS से थोड़ा अनभिज्ञ हैं, ठीक है ना। तो वहाँ आज भी चिट्ठियाँ चल ही रही है। अब फैक्स हो, ईमेल हो, टेलीफोन हो तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तो बहुत तेजी से रोकने का प्रयास किया, रोका भी, है ना। आज अब हम ही लोग देख लेते हैं भाई कि किसी पत्र को लिखने के लिए कहा जाए तो भाई कहते हैं भाई मोबाइल है ना, फ़ोन है ना, SMS कर देंगे, मोबाइल से फ़ोन कर लेंगे, बातें कर लेंगे, कुछ भी समाचार ले लेंगे, ठीक, ये सब ठीक है। तो अब यही हुआ ना, संचार के जो आधुनिक साधन आए, जैसे फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन या फिर मोबाइल है, इन सब ने चिट्ठियों को बहुत हद तक रोका और व्यापारिक डाक की संख्या भी लगातार बढ़ी है। व्यापारिक डाक का मतलब क्या हुआ, जो कमर्शियल लेटर होते हैं उनको नहीं रोका जा सका। भले ही हमारा जो औपचारिक पत्र उनको नहीं रोक सका, अनौपचारिक पत्र भले ही रुके। अनौपचारिक पत्र मतलब जो हम मित्रों के पास या सगे संबंधियों के पास अपनेपन का भाव से लिखते हैं, वो पत्र हमारे संचार के आधुनिक साधन आने से प्रभावित जरूर हुए। लेकिन जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, है ना, जो व्यापार संबंधी पत्र होते हैं, वो वहाँ आज भी पत्र व्यवहार हो रहा है, यानी एप्लीकेशन आज भी चल रहे हैं, ठीक है। यानी संचार के साधनों के कारण हुआ क्या, हमारे जो अनौपचारिक पत्र थे वे ज़्यादा प्रभावित हुए, औपचारिक पत्रों पर इसका वैसा असर नहीं पड़ा। यदि पत्रों को हम गौर से देखें या पत्रों की बारीकियों के तह तक हम जाएं, उसके बीच के इंटरनल में हम जाएं, तो हम देखते हैं बच्चे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पत्र नहीं लिखा हो, जिसने कभी किसी का पत्र नहीं लिखाया हो या पढ़ा हो या फिर उसका इंतज़ार न किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, जो पत्र से बिल्कुल अछूता रह गया हो। हर कोई कभी न कभी पत्र से जुड़ा जरूर होगा।
सबसे ज़्यादा तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बॉर्डर पर जो सैनिक लोग होते हैं वो, उन्हें पत्रों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है अपने जब उनके पास चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि वो फ़ोन तो हर समय तो नहीं कर पाते उन्हें, लेकिन हाँ पत्रों का इंतज़ार वो बेसब्री से करते हैं। और यहाँ पे आपने ऐसे कई गाने भी सुने होंगे जिसमें सैनिक कैसे पत्र का इंतज़ार करते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। जो पत्रों का इंतज़ार किया जाता था उसमें समय बहुत लगता था, ठीक है, बहुत लंबे समय तक लोगों को पहले पत्र का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे परिवहन साधनों का विकास हो, परिवहन साधन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, है ना, तो इसमें जैसे जैसे उसका विकास होता गया वैसे वैसे पत्र व्यवहार में यानी पत्रों के आने जाने में समय भी कम लगने लगा और कहीं भी किसी भी दूरी पर पत्र लिखना आसान हो गया, प्लस पत्र पहुंचना भी जल्दी होने लगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि परिवहन के साधनों ने दूरियां को घटा दी, दूरियों को कम कर दिया। पहले लोगों को संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, यानी लोग केवल चिट्ठी से ही किसी का हालचाल जान सकते थे, अपनी बातें चिट्ठियों से ही केवल क्योंकि यही एक इकलौता साधन था। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर या संभाल कर विरासत के रूप में नहीं रखे हुए। आपके घर में भी होगा, आपके घर में भी बड़े बुजुर्गों के, आपके पुरखे जो होंगे, आपके दादे परदादा जो भी होंगे, उनकी चिट्ठियां आज भी संभाल करके घर में कहीं न कहीं रखा ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोग को कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को बहुत संभाल कर सहेज करके आज भी रखे हुए हैं। ये चिट्ठियां उनकी यादों को संजो कर रखता है, संजो कर मतलब संभाल करके विरासत के रूप में रखता हो, ठीक है ना। और कोई भी हो, बड़े बड़े लेखक ही क्यों ना हो, पत्रकार हो, उद्यमी हो, कवि हो, प्रशासक हो, है ना, सन्यासी हो या किसान हो, इनके पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है ना। यानी ये लोग जो पत्र लिखा करते थे ये सचमुच रिसर्च करने का विषय, अनुसंधान का विषय है कि उस समय के लोग कैसे पत्र लिखा करते थे, क्या उनके अक्षर होते थे, किस तरह की वो लिखावट लिखते थे और फिर किस किस भाषा का वो प्रयोग करते थे, कौन सी समस्याएं उस समय होती थी। यानी जो भी वो लोग पत्र लिखा करते होंगे उस समय क्या होता होगा, उस समय की जो समस्याएं होती होंगी, उस समय की जो बातें होती होंगी, वो भी पत्र में उसकी भी चर्चा की जाती होगी कि नहीं। तो पत्रों के माध्यम से भी ये भी पता चल जाता है कि कैसे उस समय का हाल रहा होगा, लोग क्या करते थे। आज हमारा इतिहास का ये बहुत बड़ा सोर्स भी है तो कि हम इतिहास की बातों को भी, बहुत चीज़ों को पत्र के माध्यम से जान पाए, जो लिखे गए हैं उसके माध्यम से उस समय को समझ पाए हैं, ठीक है। तो ये चिट्ठियां ऐसी होती है जिन्हें कई वर्षों तक संभाल कर या सहेज करके रखा जा सकता है, पर ये बातें मोबाइल में संभव नहीं है, एसएमएस में संभव नहीं है। हम पुराने मैसेज को क्या करते हैं, सीधा हटा देते हैं, है ना। और लेकिन चिट्ठियों को इस तरह से आसानी से हम हटाते नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे घर में किसी फाइल में पड़ा होता है। आप नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम से। अगर सोच के देखिए बच्चे, यदि उस समय आज जैसे संचार साधन होते, यानी फ़ोन होता, मोबाइल होता, तो कभी वो चिट्ठियां नहीं लिखते, वो बल्कि अपनी पुत्री को हेलो बेटी करके फ़ोन कर देते, है ना। लेकिन उस समय तो वो संचार के साधन थे नहीं, तो उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी ही लिखा था, जो चिट्ठी का शीर्षक था पिता के पत्र पुत्री के नाम, है ना। ये उन्होंने लिखा और ये पत्र देश के करोड़ लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। पत्रों को तो हम सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं, हटा देते हैं कि वो हमारी यादों को बचा करके रख नहीं सकता। आप गौर से सोच के देखें, आपने अभी तक कितने पत्रों, कितने एसएमएस को संभाल करके रखा है, शायद बहुत कम, है ना। लेकिन चिट्ठियों को तो इस तरह से नहीं हटाया जा सकता है, तो एसएमएस को, हम संदेशों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और आप देखिए कि जितने भी संदेशों को हम सहेज कर रख पाते हैं, उतने संदेशों को सहेज कर रख पाना बिल्कुल आसान ही होता है, और ये सब आसान होता है केवल पत्रों के माध्यम से। एक और है कि देश या विदेश की जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, उन सब के जो बातें होती थी, उन सब की जो बातें थी वो यादगार धरोहर के रूप में पत्रों में ही लिखे जाते, यानी उनकी जो बातें होती थी वो पत्र में ही अपनी बातों को लिखते थे, और ये पत्र धरोहर के रूप में आज भी रखे जाते हैं।
तो भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है, क्योंकि वो पत्र व्यवहार करते थे और दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी म्यूजियम जो हो गए उसमें जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। यानी आज आपको इतने महान हस्तियों के पत्र कहाँ मिलेंगे देखने को, तो आप म्यूजियम में जाइए, वहाँ ऐसे ऐसे हजारों पत्र आपको मिल जाएंगे जो बड़े बड़े हस्तियों के द्वारा, बड़े बड़े व्यक्तियों, महान व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए हैं। और इन पत्रों से हमें उस समय के यानी वो जो समय रहा होगा उसके समय का पता चल जाता है, काल और समाज, उस समय का समाज हमारा कैसा होता था, ये सब हम उन पत्रों से आसानी से समझ जाते हैं। एक तरह से उस समय का जो हाल होता था, वो समाज हो, वो उन चीज़ों को जानने का यही एक माध्यम भी हुआ करता था। आज़ादी से पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी और उस समय के जो अंग्रेज अफसर थे वे अपने परिवार, क्योंकि वो तो भारत में रहते थे, अंग्रेज अफसर भारत पे कब्जा तो भारत में रहते थे, तो वो अंग्रेज अफसर अपने परिवारजनों को जो पत्र में लिखते थे वे आगे जाकर पत्र हमारे लिए पुस्तक से बन गए थे, उन पत्र एक पुस्तक बन गए थे। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था, ठीक है ना। यानी ये जो आज़ादी के पहले जो लड़ाई लड़ी थी उन सारी बातों का गवाह है ये पत्र। महात्मा गांधी के पास भी दुनिया भर से बहुत सारे पत्र आते थे, ठीक है ना। और गांधी जी से उनके लिए संबोधन क्या होता था, महात्मा गांधी, उसके बाद इंडिया, है ना, इस तरह से पत्रों में लिखा। और ये दुनिया भर के लोगों के पत्र उनके पास आते थे और ऐसे ही लिखा होता था, महात्मा गांधी इंडिया करके लिखा होता था। तो वे जहाँ भी रहते थे पत्र वहाँ तक पहुँचता था, ठीक है ना। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। यानी जिस तरह से महात्मा गांधी के पास पत्र आते थे, महात्मा गांधी और इंडिया करके, वैसे ही भारत के अनेक नेताओं के पास, कई दिग्गजों के पास भी इसी तरह से पत्र, उनका नाम और उसके बाद फिर इसमें देश का नाम होता था, भारत, इस तरह से लिखा होता था। इस तरह से गांधी जी के पास तो बहुत संख्या में पत्र आते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं। यानी वो पत्र जैसे ही आता था वैसे ही उसका जवाब लिखते। कहा भी जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब लिख देते थे, अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का वो जवाब देते थे। और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो पता है वे बाएं हाथ से लिखने में लग जाते थे। महात्मा गांधी ने आंदोलन के तमाम नायक, यानी जो आंदोलन में जितने भी हमारे योद्धा लड़ने वाले थे उनके पत्र भी गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, और जो पत्र भेजने वाले लोग होते थे उन पत्रों को इतना संभाल, जैसे लगता था जैसे उन्हें किसी तरह का सम्मान पत्र दिया जा रहा है, उसे सम्मान पत्र से कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख लिया कि ये महात्मा गांधी के द्वारा भेजा गया पत्र, और उस पत्र को उन लोगों ने धरोहर के रूप में फ्रेम करवा करके संभाल कर रखा है। तो इस तरह का प्रभाव हुआ करता था पहले पत्रों का। और ये सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि बस पत्रों को संभाल के, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने बहुत सारी किताबें तक लिखी जा चुकी है। यानी पत्रों से वो समय का हाल पता चलता था, है ना, वो बातें पता चलती, समाज के बारे में, देश के बारे में वो चीज़ें पता चलती थी, और उसी को आधार मान करके लोग किताबें तक लिख लेते थे। सच कहा जाए तो पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होता। दस्तावेज मतलब एक तरह का धरोहर के रूप में होता, वो उससे कम नहीं होता है। पंत जी के, यानी कौन, पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम, और यहाँ पे एक शीर्षक बताया जा रहा है कि इस तरह का पत्र कितना होता है, किताबें हैं, कौन कौन सी किताबें, वो देखिए, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। अब पंत कौन है भाई, सुमित्रानंदन पंत हुए, बच्चन कौन हो गए, हरिवंश राय बच्चन हो गए, है ना। तो पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम, इस तरह से इस नाम का ये एक बुक हुआ। और फिर निराला के पत्र, निराला कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, उनके पत्र, हमको लिखो, है ना, ये सब पत्र के शीर्षक है। वो जो किताबें बनी ना उस किताबों के ये शीर्षक हुआ करते थे। ये गवाह है इस बात का, साक्षी इस बात का कि पत्र एक किताब की तरह यूज हो गए, है ना। पत्र में जो लिखी बातें होती थी वो एक किताबें बन गई थी। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें अभी भी आपको कहीं से मिल जाएंगी, है ना। ये कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। प्रेरक मतलब मोटिवेशनल वो जवाब देते थे कि लोग इससे इंस्पायर होते थे, प्रभावित होते थे, और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। कौन भाई, प्रेमचंद, है ना। तो प्रेमचंद पत्रों का जवाब देते, और ये आज के जो नए लेखक हुए उन लेखकों के लिए बहुत अच्छा सोर्स रहा, बहुत प्रेरणादायक रहा। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए या फिर रविंद्रनाथ
रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक रहे। यानी यहाँ पे किन किन लोग कैसे नाम बता रहे हैं, प्रेमचंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेहरू हो गए और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए। इस तरह से इन लोगों के पत्र हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं। महात्मा और कवि, यहाँ पे देखिए तो महात्मा कौन है, महात्मा गांधी, और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। यानी महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ कब से कब तक, तो 1915 से लेकर के 1941 यानी 41, इस बीच में जो उनके बीच पत्र व्यवहार हुआ, पत्रों का जो आना जाना हुआ, वो सारे पत्र है ना, पत्र संग्रह प्रकाशित है, जिसमें बहुत सारे नए तथ्यों और उनकी मनोदशाओं का लेखा जोखा। अब सोचिए इतने लंबे समय तक जो पत्र व्यवहार हुआ, वो पत्र में बहुत सारी चीज़ों का वर्णन होगा, है ना, उनकी मनोदशाएं, उनकी स्थिति, वो सब कुछ उस पत्र से ही पता। कहते हैं ना, किसी के वन साइड की बातें सुनिए तो आपको अदर साइड की बातें पता चलती है। वैसे ही पत्रों को पढ़ करके हम लोग उस समय को समझ जाते हैं, उनकी मनोदशा को समझ जाते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसकी असली विकास आज़ादी के बाद ही हुई है, क्योंकि आज़ादी के पहले तो बहुत सारे ऐसे पत्र को ध्वस्त नष्ट कर दिया जाता था, है ना, वो आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे हमारे देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय हमारा पत्र व्यवहार बहुत तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पत्र बहुत तेज़ी से फिर आगे बढ़ा, और जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की रही। यानी भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, है ना, उन सब में सबसे अच्छा रहा है डाक विभाग का, है ना। इसकी एक खास वजह ये भी थी कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। कौन? भारत का जो डाक विभाग है, घर घर तक इसकी पहुंच भी है, ठीक है। यानी पत्र सबसे अच्छा चीज़ हुआ, क्योंकि ये सबको जोड़ने का जो काम कर रहा है। संचार के जितने भी साधन हैं, उन साधनों में के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार, यानी संचार के साधन बहुत सारे विकसित है, फिर भी पत्रों की दुनिया खत्म नहीं हुई, ठीक है। आज लोग चाहे किसी भी स्थान में रह रहे हो, वो आलीशान हवेलियों में रह रहे हो या झोपड़पट्टियों में रह रहे हो, दुर्गम जंगलों में, दुर्गम मतलब कठिन से कठिन जंगलों में रह रहे हो, या फिर बर्फबारी वाले इलाके में रह रहे हो, पहाड़ पे रह रहे हो, समुद्र तट पे रह रहे हो, मछुआरे हो, या कोई भी हो, या रेगिस्तान में रह रहे हो, है ना, सभी खतों का बहुत अधिक तक बेसब्री से इंतजार होता है उन सबको, है ना। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते। यानी बहुत सारे लोग आज भी अपना पत्र लेने के लिए, है ना, डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और उनकी उस बहुआयामी भूमिका ने, तब उस समय आपको पता चलेगा कि भाई पत्रों की क्या अहमियत। आपको अपने घर बैठे पत्रों की अहमियत नहीं मालूम होगी, ठीक है ना, लेकिन आप कभी भी पोस्ट ऑफिस जा करके घंटे 2 घंटे वहाँ बिताइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पत्रों की दुनिया कैसी होती है, पत्रों का इंतजार लोग कैसे करते हैं, इनका काम किस तरह का होता है। ये सब आपको वहाँ डाकघर में जाकर देखने से पता चलेगा, ठीक है ना। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से जलते हैं। मतलब आज ना हम लोग पैसे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन बहुत पहले लोगों के घर पैसे पहुँचते थे मनी ऑर्डर से। यानी ये डाक विभाग का ही काम होता था कि किसी का भेजा हुआ पैसा किसी के घर में पहुँचाए। यानी जो अर्निंग होती थी, जो पैसे होते थे, वो पैसा मनी ऑर्डर के थ्रू ही दूसरों के पास पहुंचता था, है ना। तो आज तो हम लोग बहुत आसानी से किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन पहले डाक विभाग से ही होता था, है ना। और कहते हैं कि ये मनी ऑर्डर पहुंचता था, यानी पैसा पहुंचता था, तब जाके उसके घर में खाना बनता था या फिर चूल्हा जलता था ना। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया एक देवदूत के रूप में देखा जाता था। यानी जो पोस्टमैन आता था वो उसको लोग एक देवता की तरह मानने लगते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी का संदेशा लेकर आया है, क्योंकि वो पैसा लेकर के आया है ना, जिससे उसके घर के चूल्हे जलेंगे या फिर उनका मन प्रसन्न होगा। तो इस कारण से लोग जो होते थे वो डाकिया को एक देवदूत के रूप में समझते, ऐसा लगता जैसे वो कोई देवता संदेश लेकर के आया है।